नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ की आज हम 173वीं क्लास को कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करते हैं, अतिरिक्त तथ्यों के साथ करते हैं। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, प्रीवियस ईयर के होते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ होते हैं, तो आपको रिवीजन करने में और एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं उनको समझने में यहाँ पर मदद मिलती है। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोनराड असंबद्धता पाई जाती है। देखिए, कोनराड असंबद्धता जो पाई जाती है, यह आपके जो दोनों क्रस्ट होती हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, इन दोनों के बीच में पाई जाती है। देखिए, पृथ्वी के जो अंदर का हिस्सा है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, उसके बाद बीच में होता है मेंटल, और मेंटल के बाद जो सबसे भीतर का पार्ट होता है उसे कोर कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। मध्य परत को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और सबसे आंतरिक परत को कहते हैं कोर। इस क्रस्ट को भी 2 भागों में बांट लेते हैं। मेंटल को 2 भागों में बांट लिया जाता है, और कोर को भी आंतरिक कोर और बाहरी कोर में 2 भागों में बांट लेते हैं। तो क्रस्ट को जो ये 2 भागों में बांटा है, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में जो पाया जाता है, उस इलाके को कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। ठीक है, ये क्रस्ट है और ये मेंटल है, इनके बीच के क्षेत्र को मोह असंबद्धता कहा जाता है। इसी प्रकार ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, इन दोनों के बीच के एरिया को रेपेटी असंबद्धता कहा जाता है। मेंटल और कोर, इसके बीच के क्षेत्र को जो ये वाला इलाका होता है, इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। और दोनों कोर के बीच का जो इलाका होता है उसे लेहमन असंबद्धता कहा जाता है। तो इनको आपने याद करना है, ड्राइंग ऐसे में बना लीजिए और उसके बीच में इनके नाम लिख लीजिए, क्योंकि ये हर बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं क्षेत्रीय परिषदों के बारे में, चलिए देखते हैं। पहला, इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। यह आपका बिल्कुल सही है। देखिए, भारत में क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन किया गया, पुनर्गठन अधिनियम जो आया था राज्यों का 1956, इसके तहत किया गया था। क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 4 है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको सही वाला बताना है, केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है। देखिए, जब क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था उस समय 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन हुआ था। ठीक है, अभी इनकी संख्या कितनी है? अभी इनकी संख्या 6 है। वर्तमान में हमारे पास कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। पहली उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दूसरी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, फिर आती है पश्चिमी, दक्षिणी, 4 ये हो गई। 5वीं है मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, और 6ठी है उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, या जिसे पूर्वोत्तर परिषद भी कहते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर परिषद को छोड़कर बाकी पांचों की पांचों क्षेत्रीय परिषद का गठन 1956 में इस अधिनियम के तहत हो गया था। जो पूर्वोत्तर परिषद है उसका गठन 1971 के अधिनियम के तहत 1972 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करें। फिर से आपने सही वाले को बताना है। देखिए, भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1984 में देहरादून में करी गई थी। क्या ये आपका सही है? देखिए, जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है ये देहरादून में है, और इसे 1984 में नहीं 1982 में बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून, और स्थापना 1982। पहला वाला आपका गलत है। दूसरा, यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय है। तो किस मंत्रालय के अधीन ये काम करता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसकी स्थापना 84 में नहीं 82 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न दर्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। तो 4 दर्रे आपके पास दिए गए हैं। इन दर्रों को आपने उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर लगाना है। जब हमने इंडियन ज्योग्राफी वाले चैप्टर को कवर किए थे, उसमें दर्रों वाले चैप्टर को देखा था और मैप के माध्यम से जाना था कौन सा दर्रा कहाँ पर है।
देखिए इन 4 दर्रों में जो खारदुंगला दर्रा है आपका, ये लद्दाख में पड़ता है, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा, सबसे ऊपर खारदुंगला दर्रा होगा। उसके बाद आपका बड़ा लाचा दर्रा आता है जो हिमाचल प्रदेश में है, फिर आपका शिपकिला दर्रा आता है, ये भी हिमाचल में है, और फिर आपका लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड का। यानी 4, 2, 1, 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत आने वाले विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए निकोलो कॉन्टी एक विदेशी यात्री था और ये विजयनगर साम्राज्य में आया था। इसको लेकर के 4 बातें आपको दी गई हैं। चलिए देखते हैं कौन सा वाला यहाँ पर गलत है। पहला, विजयनगर आने वाला यह पहला विदेशी यात्री था, ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन इतिहास के तहत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साम्राज्य है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना हुआ है, उसमें हमने बात करी थी विजयनगर साम्राज्य में आए विदेशी यात्रियों के बारे में। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य में 1420 में निकोलो कॉन्टी आया था। ठीक है, दूसरा, यह स्पेन का निवासी था। सेकंड वाला गलत हो जाएगा, निकोलो कॉन्टी इटली का निवासी था। ठीक है, यह स्पेन से नहीं इटली से आया था। तीसरा, यह देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था, यह भी गलत हो जाएगा। निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासन काल में आया था, इसको भी याद करेंगे। और नंबर 4, इसने विजयनगर कालीन दास प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। चौथा वाला आपका सही है। जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें दास प्रथा प्रचलित थी। क्वेश्चन आता है कि क्या विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा चलती थी, तो आप कहेंगे यस चलती थी। वहाँ पर मनुष्यों का क्रय विक्रय भी होता था और क्रय विक्रय को वेश्वग कहा जाता था। इसको भी आपने याद करना है कि विजयनगर साम्राज्य में वेश्वग क्या होता था, मनुष्यों का क्रय विक्रय। तो दास प्रथा वहाँ पर चलती थी और इस दास प्रथा का विस्तृत वर्णन निकोलो कॉन्टी ने किया है। तो आपके यहाँ पर पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। आपको बताना है सही नहीं है, तो सही नहीं कौन कौन से हैं, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब करी गई थी। तो देखिए गांधी शांति पुरस्कार कौन देती है, भारत सरकार देती है और इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत में सीमांत किसानों में कितनी भूमि धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कितने हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है। सीमांत किसान कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की भूमि होती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। छोटे किसान उनको कहते हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में भूमि होती है। अर्ध मध्यम किसान उनको कहते हैं जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर की भूमि होती है। मध्यम किसान उनको कहा जाएगा जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर की भूमि होती है और बड़े किसान उनको कहते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि होती है। यही क्वेश्चन जैसे यहाँ पर सीमांत किसानों के नाम पर आया, आपके पास आता है सीमांत जोत का आकार बताइए। तो सीमांत जोत 1 हेक्टेयर तक की है, छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर और 10 से ज़्यादा बड़ी जोत। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह हमें मिला है। देखिए स्वास्तिक चिन्ह जो हमको मिला है सिंधु सभ्यता से वो हड़प्पा से मिला है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपके पास बनता है कि स्वास्तिक चिन्ह का सबसे पहला प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, तो आप कहेंगे सिंधु सभ्यता से, और अगर स्थल का नाम पूछेगा तो आप हड़प्पा को कहेंगे। माना जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह का इस्तेमाल हड़प्पा के लोग सूर्य उपासना के लिए करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने करी थी। देखिए 2 स्तरों पर पंचायती राज समिति गठन करने की जो सिफारिश करी थी यह अशोक मेहता समिति ने करी थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 3 स्तर पर पंचायती राज गठन की सिफारिश किसने करी थी, त्रिस्तरीय, तब हम कहते हैं बलवंत राय मेहता। और द्विस्तरीय किसने करी थी, अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में होता है। 1978 में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। अपनी रिपोर्ट में ये कहते हैं कि पंचायतों का गठन 2 स्तर पर करना चाहिए, पहले स्तर पर मंडल पंचायत और दूसरे स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है, इसके अलावा अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत को गठित करने का सिफारिश भी करी थी। अगला,
कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा लिया था और गौ हत्या को निषेध कर दिया था? तो देखिए, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, जजिया कर को हटा लिया। यह काम कश्मीर का अकबर कहा जाने वाले जैनुल आबदीन ने किया था। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं, इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण, इसकी जन कल्याण नीतियों के कारण। जैनुल आबदीन 1420 में यहाँ पर शासक बना था। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी किसको कहते हैं? तो कश्मीर का अलाउद्दीन इसी को कहा जाता है, जैनुल आबदीन को। इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था दिल्ली सल्तनत में, कश्मीर में उसे इसने लागू किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेवीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष रखी थी? तो देखिए, राज्य पुनर्गठन से संबंधित एक कमेटी का गठन किया गया था, जेवीपी समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। इन्हीं तीनों की समिति को जेवीपी समिति कहा गया। इसका गठन दिसंबर 1948 में होता है और अपनी रिपोर्ट ये अप्रैल 1949 को देते हैं। आपसे रिपोर्ट की बात कर रहा है कि अपनी सिफारिश इसने कब दी थी? 1949 में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, आज़ादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था एस.के. धर आयोग। ठीक है, इस आयोग का गठन जून 1948 में होता है और दिसंबर 1948 में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देता है। बाद में दिसंबर 48 में इसकी सिफारिशों पर, इसकी रिपोर्ट पर जांच के लिए, समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई जाती है, जेवीपी समिति। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो देखिए, सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत, उसके प्रशासन के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमने कई बार बात करी है, डिटेल क्लास में भी जाना है। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इस मजलिस ए खलवत की बैठक, यानी इस मंत्री परिषद की बैठक जहां पर होती थी, उसे मजलिस ए खास कहते थे। तो ये उनकी एक तरीके से संसद आप मान लीजिए, और ये मंत्री परिषद हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी? देखिए, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? आप सभी जानते हैं, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? गठन इसका 8 नवंबर 1927 को हुआ। भारत ये 3 फरवरी 1928 को आया था। ठीक है, अपनी रिपोर्ट जो इसने सबमिट करी वो 1930 में करी थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1930, क्योंकि रिपोर्ट की बात कर रहा है, गठन या भारत आने की तिथि नहीं पूछी है, रिपोर्ट की बात है। तो 1930 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था? तो भारत में सेवा कर, यानी जो सर्विस टैक्स है, उसे लागू करने की सिफारिश राज जे चेलिया समिति के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सर्विस टैक्स भारत में 1994-95 के बजट के बाद से शुरू किया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसरॉय के द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो इनमें से किसके द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा हुई थी? देखिए, अगस्त प्रस्ताव आया कब था? अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। उस समय भारत का वायसरॉय कौन है? उस समय भारत का वायसरॉय था लिन लिथगो। तो इसी की घोषणा को कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसमें क्या क्या बातें कही गई थी? इसमें कहा गया था कि जो वायसरॉय की कार्यकारिणी है उसमें हम भारतीयों की संख्या को बढ़ाएंगे। जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। इसमें यह कहा गया युद्ध के बाद हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे। ध्यान रखना, अंग्रेजों के द्वारा पहली बार संविधान सभा निर्माण के लिए वो तैयार हुए और वो पहली बार माना गया था अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, हालांकि इसकी सिफारिशों को कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो देखिए, महावीर स्वामी इन्होंने अपने गणधरों को, अपने शिष्यों को कुल 11 गणधरों में विभाजित किया था। एक क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद एकमात्र जीवित गण कौन बचा था? तो इनके बाद जो एकमात्र जीवित गण बचे थे वो बचे थे सुधर्मन। और क्वेश्चन आता है महावीर स्वामी के बाद जैन संघ के प्रमुख भी कौन बने थे? वो भी सुधर्मन बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की बात कही गई है?
तो देखिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की बात आर्टिकल 38 में कही गई है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसमें कहा गया है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अब आर्टिकल 38। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर भारत में सबसे कम है? देखिए, दशकीय वृद्धि दर सबसे कम वाला आपने बताना है। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही थी नागालैंड में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर कहां पर रही थी? वो रही थी मेघालय में। तो एक आपने ज्यादा वाला और कम वाला दोनों को देखा। सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां पर रहा था? सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार में रहा था। ठीक है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन था 2011 के अनुसार? केरल। सबसे कम हरियाणा। सर्वाधिक साक्षरता में कौन है सबसे आगे? केरल। सबसे कम बिहार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है। जनसंख्या 2011 के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना है, प्लेलिस्ट से आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्शन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक दिए गए हैं। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक क्या बादरायण है? ये सही है। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक क्या जैमिनी है? ये भी सही है। वैश्विक दर्शन, इसके प्रवर्तक कणाद हैं, ये भी सही है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक क्या कपिल मुनि है? ये गलत हो जाएगा। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम ऋषि को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? देखिए, अभी तक भारत में टोटल 7 उप प्रधानमंत्री रहे हैं। सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरे उप प्रधानमंत्री थे हमारे मोरारजी देसाई। तीसरे नंबर पर थे जगजीवन राम। चौथे थे चौधरी चरण सिंह। इसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं वाई.बी. चौहान। 6ठे नंबर पे चौधरी देवीलाल और 7वें नंबर पे आते हैं एल.के. आडवाणी। तो ये 7 लोग थे जिसमें चौधरी देवीलाल, पटेल, आडवाणी, जगजीवन राम चारों के चारों शामिल हैं। इन चारों के अलावा मोरारजी देसाई, वाई.बी. चौहान और चौधरी चरण सिंह। ठीक है। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है। इन उप प्रधानमंत्रियों में से जो हमने 7 नाम देखे, इनमें से कितने हैं जो देश के प्रधानमंत्री भी बने? तो 2 ही व्यक्ति हैं, एक मोरारजी देसाई हैं और एक चौधरी चरण सिंह हैं। ठीक है। तो इसको भी आपने याद करना है कि एक नया फैक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया, अतिरिक्त तथ्यों के साथ इनको यहाँ पर देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।